हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है किडनी डिजीज़ या फिर किडनी फेलियर के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक तो मैं बहुत टाइम से शेयर करना चाहती थी, बट एक्चुअली मेरी डायलिसिस की वजह से, जो कि मुझे 4 बार करना पड़ता है दिन का, सो उसकी वजह से बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं कुछ शूट करूं या कुछ कर पाऊं इस तरह से। तो आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा आज मैं आपसे शेयर करूं कि किडनी डिजीज़ क्या होती है, किडनी फेलियर क्या है, और उसका ट्रीटमेंट या सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किडनी क्या होती है। जैसे सबको ही पता है कि किडनी हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट को जो होता है बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू, और जो हमारी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि किडनी डिजीज़ क्या है या किडनी फेलियर क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो किडनी डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। जैसे जो किडनी का फंक्शन होता है कि वो फिल्टर करे, तो हमारी जब किडनी ख़राब होने लगती है तो वो उसका फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो कम होता जाता है धीरे धीरे, तो वो प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाती है। और जो हमारा फ्लूइड होता है वो बॉडी में ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो किडनी फेलियर जो है वो दो मेन टाइप का है, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट किडनी फेलियर और दूसरा है क्रोनिक किडनी फेलियर। तो एक्यूट किडनी फेलियर क्या है? एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है जैसे किसी को कोई डिजीज़ हुई हो, जैसे बोलते हैं ना कि एक ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, कोई शॉक की वजह से हो सकता है, डिजीज़ जैसे कोई दूसरा इन्फेक्शन हुआ है और वो किडनी पे अफेक्ट कर रहा है, तो वो उस पे हो सकता है। हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है, जैसे किसी को एकदम से हाई बीपी हो गया और वो किडनी पे अफेक्ट किया हो, तो इस तरह से भी क्या हो सकता है, जो एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। ओके, या तो कोई ब्लॉकेज हुई हो और किडनी स्टोन्स हों, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, कई बारी जो एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है, जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है और कुछ ड्यूरेशन के बाद ट्रीटमेंट के थ्रू जो एक्यूट किडनी फेलियर होता है वो ठीक हो जाता है, मतलब किडनी दोबारा फंक्शन करना शुरू कर देती है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रोनिक किडनी फेलियर की, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें धीरे 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 करके हमारी किडनी खराब हो रही होती है, तो जिसको स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, किडनी डिजीज बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि एक तो जो है प्रोग्रेसिव लॉस होता है किडनी फंक्शन का, धीरे 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 करके किडनी फंक्शन का लॉस होता रहता है। ठीक है, और जो सेकेंड चीज़ है, जब लास्ट स्टेज आ जाता है किडनी में, जिसको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर बोलते हैं, जिसको ESRD मतलब एंड स्टेज रेनल फेलियर बोलते हैं। ओके, या फिर ESKD मतलब एंड स्टेज किडनी डिजीज। इसमें क्या होता है, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को। ओके, और जो किडनी डिजीज़ है, किडनी फेलियर है, ये एक साइलेंट डिजीज़ है जिसमें आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है। बिकॉज क्या है, किडनी फंक्शन हो रहा होता है नॉर्मल 90% होगा, तब भी किसको पता चलेगा कि फंक्शन मतलब कर रही है, फिल्ट्रेशन कर रही है, ये नहीं कर रही है, ये तो जब टेस्ट कराते हैं तभी पता चलता है। तो उसमें वार्निंग स्टेजेस सिम्टम्स के थ्रू, मतलब क्या, जैसे धीरे 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 करके बॉडी थोड़ा थोड़ा करके सिम्टम देना शुरू करती है। और जब हम बात करते हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज़, तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो है हमारा 5 स्टेप्स में इंक्लूड किया गया है, तो 5 स्टेप में इसको बताया गया है। फर्स्ट स्टेप जो है, ओके, फर्स्ट स्टेप जो किडनी फंक्शन का होता है, तो उसमें किडनी फंक्शन रहता है किडनी डिजीज़ में, लेकिन 90% तक जो है वो फंक्शन हो रही होती है किडनी, मतलब 90% तक तो वो जो हमारा वेस्ट होता है उसको रिमूव करती रहती है, मतलब माइल्ड जो है, माइल्ड डिजीज़ हुई होता है, माइल्ड डैमेज किडनी में हुआ है। फिर जो हमारी सेकंड स्टेज आती है, उसमें क्या है, थोड़ा किडनी फंक्शन में लॉस होना शुरू हो गया होता है। जस्ट लाइक कि अगर हम बात करें तो 60 to 89% जो है किडनी फंक्शन कर रही होती है। ओके, फिर जब हम थर्ड स्टेज को देखते हैं, तो थर्ड स्टेज हमारी दो पार्ट में डिवाइड है, 1 और 2, या जिसको बोलते हैं 3A या 3B। जब हम बात करते हैं 3A के बारे में, तो 3A में माइल्ड से लेके मॉडरेट तक जो किडनी फंक्शन है वो
वो ख़त्म हो गया होता है। तो कितना 45 to 59% तक किडनी फंक्शन रहता है। ओके, फिर जब हम 3B की बात करते हैं तो इसमें मॉडरेट टू सीवियर जो है किडनी फंक्शन लॉस्ट हो गया होता है, जिसमें कितना आता है 30 to 44%। ओके, फिर आती है हमारी फोर्थ स्टेज, जिसमें क्या है, सीवियर लॉस ऑफ किडनी फंक्शन है। तो इसमें जो हमारा किडनी फंक्शन करता है वो है 15 to 29%। फिर जो हमारी लास्ट फिफ्थ स्टेज आती है, उस स्टेज पे हम बोलते हैं कि किडनी फेल हो चुकी होती है, और उस टाइम जो किडनी फंक्शन होता है वो 15% होता है। तो इस तरह से जो किडनी फंक्शन है वो इसमें जो डिजीज़ है वो बताई गई है 5 स्टेजेस के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं। तो जैसे डिस्कस किया हमने कि स्टार्टिंग में जब 90% वर्क कर रही है या 89% वर्क कर रही है, उसके बीच में बॉडी ऐसा जितने कोई सिम्टम नहीं देती है कि हम बता पाएँ कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी बॉडी सिम्टम देना शुरू करती है। तो जो सिम्टम आते हैं ओके, सो उसके बाद जो सिम्टम्स हैं दैट इज़ स्वेलिंग। स्वेलिंग किस में होगी? आपकी हाथों में स्वेलिंग होगी, फेस पे स्वेलिंग होगी, पैरों में, लेग्स में स्वेलिंग होगी। किसकी वजह से? फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, क्योंकि जो फ्लूइड है वो प्रॉपर बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो बॉडी में ही जमा होना शुरू हो जाएगा, जो कि बॉडी को फुलाना शुरू करता है। ओके, फिर जो सेकंड इसका सिम्टम है दैट इज़ ट्रबल स्लीपिंग, मतलब सोने में प्रॉब्लम आती है, नींद अच्छे से नहीं आ पाती है, बीच बीच में आप उठते रहते हो। फिर जो उसका नेक्स्ट सिम्टम है वो है मसल क्रैम्प, मतलब क्रैम्प समझ सकते हो, अकड़न या ऐसे उस तरह से बॉडी मसल्स में होना शुरू होती है। फिर इसका नेक्स्ट सिम्टम है कि नमनेस, जैसे सुन सुन हो जाना, जो फिंगर्स के टिप्स हैं या आपके टोज़ हैं, पैर के जो हैं उंगलियां हैं, उनमें जो है वो नमनेस होना या टिंगलिंग होना शुरू हो जाएगी। ओके, फिर जो है लॉस ऑफ एपेटाइट, एक ये भी इसका एक सिम्टम है कि भूख नहीं लगना। तो और जो इसके बाद एनीमिया होना भी कुछ लोगों में शुरू हो जाता है। तो ये है जो स्टेजेस जो धीरे धीरे करके मतलब बॉडी में सिम्टम आने शुरू होते हैं किडनी डिजीज़ के केस में। फिर जो आता है ESRD, मतलब एंड स्टेज रेनल फेलियर, उसके सिम्टम्स क्या हैं? तो उसमें भी बॉडी क्या करती है, अलग से सिम्टम्स देना, सीवियर सिम्टम्स देना शुरू करती है। ओके, तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं दैट इज़ हेडेक, मतलब सिर में दर्द होएगा। फिर या तो यूरिन आना बिल्कुल कम हो जाएगा, या उसका आउटपुट कम हो जाएगा, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिर आपकी सांस लेने में दिक्कत होगी, नौजिया होगा, उल्टी होएगी, इस तरह से स्किन कलर में थोड़ा चेंज आना शुरू होगा, येलोइश थोड़ा पेल कलर का हो जाएगा, क्योंकि एनीमिया हो रहा होगा ना, तो हेमोग्लोबिन कम होगा, तो थोड़ा पेल कलर का जो है वो स्किन कलर होना शुरू हो जाएगा और एनीमिया रहेगा पेशेंट्स में। तो मेरे केस में मुझे एनीमिया था, और लास्ट के 1-2 दिन में एडमिट होने से पहले मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। बाकी ऐसा जैसे बोलते हैं कि जैसे सिम्टम एक है कि स्वेलिंग होना, फ्लूइड एक्यूमुलेट होना, तो मुझे ऐसे स्वेलिंग वाली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे इस तरह से ना मेरे पैरों में स्वेलिंग थी, ना फेस में स्वेलिंग थी, ना ऐसे कुछ था। तो जो मेरी मेन जो मेरे को सिम्टम्स आए थे वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, वही था, और दूसरा एनीमिया था। और फिर अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे पता चल सकता है। तो इसके लिए किडनी फंक्शन टेस्ट एक सेपरेट आता है, जिसमें पोटाशियम क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया उसमें चेक करते हैं, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन चेक करते हैं। तो ब्लड टेस्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं। ओके, तो उसमें भी फिल्ट्रेशन रेट देखा जाता है कि बॉडी कितना फंक्शन कर रही है, कितना नहीं, जिससे ये बताया जा सकता है कि किडनी डिजीज़ कौन से स्टेज पे है। फिर उसके बाद यूरिन टेस्ट के थ्रू पता चलता है, और यूरिन टेस्ट में देखते हैं कि जब प्रोटीन यूरिन में आना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक किडनी डिजीज़ का सिम्टम है, तो उससे भी पता चलता है। और फिर आता है स्कैन्स, मतलब जैसे करते हैं अल्ट्रासाउंड करते हैं किडनीज का, उसमें भी अगर किडनी श्रिंक हो गई है तो पता चल जाता है, या तो सिटी स्कैन करते हैं उसमें भी पता चल जाता है कि किडनी फेलियर हो चुका है, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। और फिर आता है कि कॉजेज़ क्या हैं, मतलब कोई क्या कारण है जिनकी वजह से जो किडनी है वो डैमेज हो रही है, या किडनी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो मेन रीज़न्स बताई गई हैं वो है एक हाई ब्लड शुगर। अगर किसी का हाई ब्लड शुगर है जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है,
तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू किडनी फेलियर। और उसी तरह से जो हाई बीपी है, अनकंट्रोलेबल हाई बीपी, उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। फिर किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री में रहा हो ये सब कुछ तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को अगर हार्ट की डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है कि एक ल्यूपस है, उसके बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो ये भी कुछ लोगों में किडनी फेलियर कॉज कर सकता है। ओके, फिर आता है कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना कि प्रिवेंशन की क्या है। ओके, तो अगर किसी को यूटीआई हुआ हो तो प्लीज़ उसका ट्रीटमेंट टाइम से कराएं, क्योंकि ये भी एक रीज़न बाद में बन सकता है किडनी फेलियर का। और जो सेकंड है वो कि कोई भी पर्सन है अगर वो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, तो उसको कम कर दीजिए, जितना हो सके कम कर दीजिए। और हेल्दी खाना खाइए, अपनी डाइट हेल्दी लीजिए, सोडियम कम लीजिए। ओके, बाहर का जो हाई सोडियम फूड होता है उसको कम कीजिए, हाई शुगर वाले फूड को कम कीजिए, एक हेल्दी वेट को मेंटेन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा खुद इतना ज़्यादा वेट है तो मैं ये सब सजेस्ट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था। मेरा वेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे को किडनी डिजीज़ है। लेकिन बाद में जब डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि जो ये मेरा वेट बढ़ रहा था ये किडनी डिजीज़ की वजह से ही बढ़ रहा था। तो मैं आप सबको इसीलिए बता रही हूँ कि एक हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। अगर किसी का हाई बीपी है तो उसको कंट्रोल कीजिए, हाई शुगर है तो उसको भी कंट्रोल कीजिए। ओके, और फिर अब आता है क्वेश्चन कि डॉक्टर को कब दिखाएं। जब हमारी बॉडी कोई सिम्टम्स देना शुरू करती है, जैसे ही कोई सिम्टम्स आता है, स्वेलिंग होती है हाथ पैरों में, या तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, या फिर आपको कंटिन्यू एनीमिया रह रहा है, सो प्लीज़ अपने डॉक्टर से चेक कराएं, अपने टेस्ट कराएं। और अगर कोई प्रॉब्लम है सो उसका ट्रीटमेंट दें। हो सकता है एक्यूट हो सकता है क्रोनिक भी हो सकता है। सो बेटर है कि टाइम से दिखा के टाइम से उसको ट्रीट किया जा सके, या तो फिर जो मेडिसिन देते हैं कि उसको धीरे धीरे करके, मतलब अगर किसी की किडनी फेल होनी 5 साल में होगी तो अगर डॉक्टर्स आपको पहले ही डाइट सजेस्ट करेंगे, आपको कुछ मेडिसिन देंगे, तो हो सकता है कि उसको 5 साल से 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं वहाँ तक आने में। तो उससे बेटर है कि टाइम से डॉक्टर को दिखाया जाए। और जब हम डाटा को देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजकल जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, जो कुछ को पता होता है कुछ को नहीं पता होता है। और एक NHP का डाटा है जो बताता है कि 195 मिलियन जो लोग हैं वो वर्ल्ड वाइड किडनी डिजीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं। और जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है वो एक 6th मेन रीज़न है डेथ का पूरी दुनिया में। और ये जो कंडीशन है ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ओके, और 2018 की एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग 1,75,000 ओके जो लोग हैं वो डायलिसिस पे हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से डायलिसिस पे हैं। और ये जो कंडीशन है ये 10 से 15% जो है वो हर साल इंक्रीज़ हो रही है। और जो मैंने आपको बताया था एक रिपोर्ट, उसमें 195 मिलियन जो वुमेन हैं वर्ल्ड वाइड वो अफेक्ट हो रही हैं किडनी डिजीज़ की वजह से। सो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो उसको बोलते हैं एक साइलेंट डिजीज़, जिसमें पता नहीं चलता है, जिसमें स्टार्टिंग में कोई सिम्टम नहीं आते हैं, आपको नॉर्मल लगेगा कि बिल्कुल ठीक हो, आप अच्छे से वर्क कर रहे हो, अच्छे से आप खेल कूद रहे हो, अच्छे से सब कुछ हो रहा है, आप वर्क पे जा रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो। लेकिन धीरे 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 करके ये प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उससे बेटर है कि पहले ही अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में जाना जाए। और जिस तरह से ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो उससे अच्छा है कि लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, लोगों को दूसरों को अवेयर करना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। अपनों को अवेयर कीजिए, सबको बताइए कि किस तरह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। बिकॉज़ हमारी कंट्री में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो ये सारे ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं तो सच में ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है अगर आप कराएं तो। अगर आप डायलिसिस कराते हैं तो इट्स रियली वेरी वेरी कॉस्टली। वैसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो भी देते हैं, मतलब वहाँ पे भी डायलिसिस होता है। और गवर्नमेंट के कुछ प्लान हैं, जो कुछ स्कीम्स हैं जिनके अंडर डायलिसिस करा सकते हैं, लेकिन उनको अवेल करने के लिए भी एक स्टेटस होना चाहिए आपके पास। मतलब आपके पास कुछ जैसे हेल्थ कार्ड होते हैं या इस तरह से कुछ होना चाहिए।
सो बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में ऐसे हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता, डिजीज़ के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सब कुछ अवेल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायलिसिस का खर्चा नहीं उठा सकते। सो बेटर है कि पहले ही इन सब के बारे में जान के अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करा के उस तरह से डाइट लेके इसको एक हद तक आप रोक सकते हो, एक हद तक उसको स्लो डाउन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने जान पहचान के लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, सबको इस सब चीज़ों के बारे में अवेयर कराइए, सबको बताइए हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। सो आज का ये टॉपिक था। अब नेक्स्ट भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसको हम टाइप ऑफ डायलिसिस पे डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए मैं यही सब कुछ आपसे बताना चाहती थी, और ये सब चीज़ें मैं आपसे कितने दिनों से शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी खुद अपनी मजबूरियाँ हैं कि मेरे पास टाइम नहीं रहता। तो श्योरली मैं बहुत जल्दी आपसे दूसरा टॉपिक भी डिस्कस करूँगी जो कि रिलेटेड होगा टाइप ऑफ डायलिसिस या फिर डायलिसिस क्या होता है। सो अब के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसको मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।